नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत आखिर चलता कैसे है? इसकी बुनियाद क्या है? मतलब वो कौन सी चीज है जो इतने बड़े और विविध देश को एक साथ जोड़े हुए है? आज हम उसी की कहानी में उतरने वाले हैं। एक महागाथा जिसने आज के भारत को बनाया। ये कहानी है हमारे संविधान के बनने की। तो एक सवाल है, जरा सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज क्या हो सकता है? कोई कहेगा एक ताकतवर नेता या फिर एक बहुत बड़ी सेना। नहीं, असल में ये एक किताब है, एक ऐसी रूल बुक जो सरकार को उसकी हदें बताती है और हर नागरिक को उसके हक। और इसी किताब को हम सब जानते हैं संविधान के नाम से। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये संविधान होता क्या है। फिर हम उस सभा की बात करेंगे जिसने इसे बनाया। उसके बाद हम जानेंगे कि इसे लिखने में क्या-क्या हुआ, दुनिया से हमने क्या-क्या सीखा और आखिर में वो ऐतिहासिक पल जब ये लागू हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो आ गए हम पहले पड़ाव पर, नींव। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत बुनियाद जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही एक मजबूत लोकतंत्र के लिए भी एक ठोस नींव चाहिए। तो चलिए पहले उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिन पर हमारा पूरा संविधान खड़ा है। तो सवाल उठता है, ये संविधान है क्या भला? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून। ये एक ऐसी गाइड बुक है जो तय करती है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या-क्या ताकतें होंगी और सबसे जरूरी बात, वो क्या-क्या नहीं कर सकती। मतलब ये सरकार पर भी लगाम लगाता है। हमारे देश का हर दूसरा कानून इसी के नीचे आता है। अब इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। कानून ही राजा है। मतलब कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम इंसान, कानून सबके लिए एक बराबर है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। यही चीज पक्का करती है कि देश किसी एक इंसान की मनमर्जी से नहीं, बल्कि तय किए गए नियमों और कायदों से चले। और यहीं पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक संविधान की किताब रखने की बात नहीं है। ये उस किताब की आत्मा को, उसके सिद्धांतों को असल में जीने की बात है। संविधानवाद ये पक्का करता है कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और हमेशा संविधान के बनाए गए दायरे में ही काम करे। इसी से सरकार की जवाबदेही तय होती है। तो फिर संविधान और संविधानवाद में फर्क क्या हुआ? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संविधान एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो संविधानवाद उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सॉफ्टवेयर, जो ये पक्का करता है कि हार्डवेयर ठीक से काम करे। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, कई तानाशाह हैं, जिनके पास संविधान की किताब तो है पर वो उसे मानते नहीं। मतलब वहाँ संविधान तो है पर संविधानवाद नहीं है। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, वो सभा जिसने भारत की तकदीर लिखी। ये कहानी है संविधान सभा की, उन महान लोगों की जिन्होंने हमारे आज और आने वाले कल की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। और ये सपना ये कोई एक रात में पूरा नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था, एक लंबी लड़ाई थी। इसकी पहली चिंगारी 1934 में एम.एन. रॉय ने जलाई थी। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा कि ये सभा वयस्क मताधिकार यानी जनता के वोटों से बननी चाहिए। सालों की जिद और दबाव के बाद आखिरकार 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने ये मांग मानी और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी संविधान सभा ने आकार लिया। तो कैसी दिखती थी ये ऐतिहासिक सभा? इसमें पूरे भारत की झलक थी। कुल 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देसी रियासतों से। हर समुदाय को उनकी आबादी के हिसाब से सीटें दी गईं। और इसका सिस्टम भी बड़ा अनोखा था। कुछ सदस्य चुनकर आए थे और कुछ को मनोनीत किया गया था। ये उस वक्त की जो राजनीतिक सच्चाई थी उसको दिखाता है। कह सकते हैं कि ये एक छोटा भारत था। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं, तीसरा पड़ाव, महाकाव्य का लेखन। ये सिर्फ कुछ कानून लिखने की कहानी नहीं है। ये एक नए नए आजाद हुए देश के सपनों को, उसकी उम्मीदों को शब्दों में ढालने की कहानी है। ये जो पिरामिड हम देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। सबसे ऊपर, टॉप पर है हमारा संविधान।
ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे देश की कानूनी इमारत खड़ी है। संसद का बनाया कोई भी कानून हो, सरकार का कोई भी आदेश हो, अगर वो संविधान के दायरे से बाहर है तो वो रद्द माना जाएगा। यही है संविधान की असली ताकत। सोचिए इस महान काम को पूरा करने में वक्त कितना लगा होगा। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। लेकिन इसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये नंबर गवाह है हजारों घंटों की तीखी बहसों का, सैकड़ों संशोधनों का और उस जबरदस्त जज्बे का जो एक नए देश के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजना चाहता था। और ये सब कब हो रहा था? जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था और चारों तरफ उथल-पुथल मची हुई थी। अब इतना बड़ा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता था। इसलिए काम को बांटने के लिए कई सारी कमेटियां बनाई गई। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे, तो प्रांतीय संविधान समिति की कमान सरदार पटेल के हाथों में थी। राजेंद्र प्रसाद जी प्रक्रिया नियम समिति देख रहे थे। लेकिन इन सब में एक कमेटी सबसे ज्यादा अहम थी, और वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस काम में अकेले नहीं थे। उनकी टीम में 6 और दिग्गज थे। N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। ये 7 लोग, कह सकते हैं कि ये एक ड्रीम टीम थी जिसने संविधान के एक एक शब्द, एक एक आर्टिकल को गढ़ा, तराशा और उसे आखिरी कानूनी शक्ल दी। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, इस पूरे काम पर खर्च कितना आया? करीब 64 लाख रुपए। आज के हिसाब से ये रकम शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन सोचिए 1940 के दशक के आखिर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता एक मजबूत और टिकाऊ संविधान बनाने को लेकर कितने गंभीर थे। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। अब आते हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, दुनिया से प्रेरणा। हमारे संविधान बनाने वाले लोग बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सब कुछ जीरो से शुरू करेंगे। नहीं, उन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े संविधानों को पढ़ा, उनको समझा और उनमें से जो सबसे अच्छी बातें थीं उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। और ये लिस्ट देखिए कि कितनी दिलचस्प है। हमने ब्रिटेन से संसदीय सरकार का मॉडल लिया, कानून के शासन का आइडिया लिया। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार और एक आज़ाद न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट उठाया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, जिन्हें DSP भी कहते हैं। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह कोई नकल नहीं थी। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें मेड इन इंडिया बनाने की कला थी। हमने हर चीज को अपनी जरूरतों के हिसाब से बदला। और इसी के साथ हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव, अंगीकरण और प्रवर्तन। मतलब वो पल जब सालों की मेहनत, बहसें और सपने एक किताब की शक्ल में साकार हुए और एक राष्ट्र ने जन्म लिया। 26 नवंबर 1949। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो दिन था जब संविधान सभा ने हम भारत के लोगों की तरफ से इस संविधान को अपनाया। इसीलिए तो हर साल हम इस दिन को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। और उस दिन जो संविधान अपनाया गया, उसमें एक उद्देशिका थी, यानी प्रियम्बल, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। साथ में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने वहां मौजूद 284 सदस्य, जिन्होंने इस पर अपने दस्तखत कर एक नए भारत की बुनियाद रखी। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे पूरी तरह लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 की तारीख ही क्यों चुनी गई? भाई, इस तारीख में कुछ तो खास रहा होगा जिसने हमें हमारा गणतंत्र दिवस दिया। और इसका जवाब छिपा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। बात है 26 जनवरी 1930 की। उस दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को चुना। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कानूनों का पुलिंदा नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक जीता जागता दस्तावेज है।
आज 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। हमारा संविधान आज की चुनौतियों का सामना कैसे कर रहा है और आने वाले कल के लिए इसे और मजबूत बनाने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं? इस पर सोचना हम सब की जिम्मेदारी है।